मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं पर फिर से उभारना चाहता हूँ। ये शब्द किसी राजनेता, किसी अभिनेता या किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है। ये शब्द हमारे भारत के जाने माने राजनीतिक व सामाजिक उद्धार का कार्य करने वाले एक समाज सेवक स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी के हैं। ये शब्द ऐसे ही नहीं निकलते। एक लेखक होने के नाते इस बात को मैं बिल्कुल कठोरता से और बिल्कुल मन से कहना चाहता हूँ। ऐसे शब्द तभी निकलते हैं जब आपके अंदर एक ऊर्जा, एक तप जागृत होता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मैंने पूछा आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। राजीव दीक्षित भारत के सबसे बड़े नामों में से एक है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में अगर किसी ने बहुत बड़ा नाम कमाया हो, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक रूप से नाम कमा चुके हैं और उनके पीछे संगठन, पार्टी और इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व था। परंतु राजीव दीक्षित किसी संगठन के व्यक्ति नहीं थे। राजीव दीक्षित किसी कार्यप्रणाली से निकल के आने वाले व्यक्ति नहीं थे, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थे। राजीव दीक्षित मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे भारत के लिए और भारत के आने वाले भविष्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भारत बचाओ आंदोलन हो, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, शायद स्वदेशी आंदोलन के नाम से हम बाबा रामदेव को जानते हैं, परंतु सत्य यह है कि स्वदेशी आंदोलन की नींव रखने वाले श्री राजीव दीक्षित थे। भारत बचाओ आंदोलन एक इतना बड़ा आंदोलन था। अभी क्लिप देखिए, अब्दुल करीम राजीव जी क्या कहते हैं आज के देश के राजनेताओं के। स्टाम्प को उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसने 19 नेताओं के नाम बताए और उसमें से 3 तो ऐसे हैं जो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री, और 11 नाम ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार में मंत्री, और बाकी दूसरे नेता हैं। अब सरकार की हालत खराब ये हो रही है कि उनको उजागर कैसे करें। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट किया, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ हासिल होना था, इसलिए क्योंकि वो हमारे घर में जहर। मैंने एक भैंस को 4 साल लगा के देखा, वो अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है काला है, जो गोरा है वो गोरा है। और जो काला गोरा हो जाता फेयर एंड लवली से, तो अफ्रीका वाले तो सब गोरे होते। कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकती, ये तो मूर्ख बनाते हैं वो। और आज उन्हीं कंपनियों ने अपनी उन चीजों पर सुधार किया क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि ये चीजें हैं और लोगों ने उन चीज को बाइकआउट करना शुरू किया। यही नहीं, राजीव दीक्षित ना इन आधारों पर, ना इन चीज़ों पर रुके। राजीव दीक्षित ने देश के अंदर एक अलग जगह दी कि आप अपना उपचार स्वयं खुद कर सकते हैं, आप अपना उपचार घर के अंदर कर सकते हैं। और होता था वैदिक सभ्यता के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर हमारे घर के अंदर 90% से ज़्यादा उपचार हो जाते थे। बुखार होता है, कुछ होता है, तो राजीव दीक्षित सिर्फ यही कहते हैं कि हर चीज के लिए आप गोली लोगे, हर चीज के लिए आप दवाई लोगे, और कब तक। राजीव दीक्षित की सभाओं के अंदर पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को देखने आने वाली भीड़ नहीं होती थी। उनकी सभाओं के अंदर पंखे तक नहीं होते थे, उनकी सभाओं में बराबर लाइटें नहीं होती थी। ऐसी भीड़ शायद ही किसी आम व्यक्ति के लिए कभी देखी गई हो, और वो कोई आम व्यक्ति भी नहीं था। उनका दिमाग, कहते हैं ना, चाचा चौधरी से भी तेज था। वो घाट घाट का पानी पूरे विश्व का पी के आए, विदेश से पीएचडी की, आईआईटी गए, उच्च से उच्च शिक्षा करने वाले, लाखों रुपए की नौकरियों को ठुकराया। किसके लिए? भारत बचाओ आंदोलन के लिए, देश के लिए। और भारत बचाओ आंदोलन मात्र कोई छोटी मोटी चीज के लिए नहीं था। अखंड प्रताप सिंह चीफ सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश की सरकार का।
इससे ऊंचा कोई पद नहीं होता। आईएएस अधिकारियों के लिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, वहां आते आते सब रिटायर हो जाते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ, उसके घर में सीबीआई ने छापा मारा तो 400 करोड़ रुपए कैश मिले। और सीबीआई वालों का कहना है कि ये तो उसके कुछ घरों में छापा पड़ा है, अभी कई घर तो पता ही नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी हैं ना, उनकी एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने उस अधिकारी को महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी का नाम देके उसको घोषित किया, लेकिन तब किया जब सीबीआई का छापा पड़ा, उसके पहले नहीं। उन्होंने 2016 के अंदर नोटबंदी का ऐलान किया कि नोटबंदी होनी चाहिए, और बाद में यहाँ आकर नोटबंदी हुई। भारत ने बहुत सारी चीज़ें देखी, परंतु राजीव दीक्षित की मृत्यु, जिस पर कई प्रश्न खड़े किए गए, कई लोगों ने किए, भिलाई से दिल्ली तक आते आते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूर्ण रूप से स्वस्थ, जिसका खान पान बिल्कुल स्वस्थ, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। क्या ऐसी चीजें पचती है? नहीं पचती है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस एक मिस्ट्री है, उनकी मृत्यु बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है। उसी तरीके से भविष्य के काले पन्नों में राजीव दीक्षित की मृत्यु एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज के जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े नामचीन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके आगे पानी भरते थे, और किस व्यक्ति को उससे तकलीफ नहीं थी? उन व्यक्तियों को इस राजीव दीक्षित से तकलीफ थी जो देश में घोटाला करते थे, जो नेताओं के कंधों पर चढ़कर अपना काम करते थे। उन बड़े बड़े व्यापारियों से तकलीफ थी जिन्होंने देश के हर युवा, हर घर के अंदर जहर घोला अपने उत्पादों के माध्यम से। राजीव दीक्षित हमें पूर्ण रूप से आटा बंद करवाना, शक्कर बंद करवाना, गुड़ की तरफ ले जाना, बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी की तरफ ले जाना, और लोग उनसे बहुत प्रभावित थे। आज भी राजीव दीक्षित के नाम से अगर यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कोई छोटी सी क्लिप आती है ना, तो कितना भी पढ़ा लिखा वेस्टर्न युवा होता है तो उसकी बात को सुनते ही समझ जाता है कि हाँ, इस बात में दम तो है। त्रिफला जैसी चीज़ें, हरड़ जैसी चीज़ें, आंवला, इनके बारे में पता कर और इन चीज़ों को हमारे जीवन में उतरवा कर वो हमारे ही सेहत के लिए अच्छा करना चाहता था। हो सकता है राजीव दीक्षित आप लोगों के लिए मात्र एक नाम हो, मात्र यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से उन्हें जानने का एक जरिया हो, परंतु राजीव दीक्षित एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा उदाहरण है जो देश के भविष्य में एक बहुत बड़े पन्ने में लिखा जाना चाहिए। उनके ज्ञान के आगे आज के सभी बड़े बड़े विद्यार्थी फेल हैं। पर क्या हमारी सरकार ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया? नहीं। जिन लोगों ने राजीव दीक्षित को सीडी बनाकर अपनी कंपनियां बनाई, अपने उत्पाद को बेचा, क्या आज वो राजीव दीक्षित को याद करते हैं? क्या उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिया होता है, सबसे ज्यादा उसे बुलाया जाता है? चाहे आप भगत सिंह की बात कर लो, चाहे आप सुखदेव की बात कर लो, चाहे आप राजगुरु की बात कर लो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात कर लो, जब तक देश का युवा जाग कर उनका इतिहास नहीं पढ़ता है, तब तक उन्हें भुलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। आप राजीव दीक्षित की बातें तो सब सही है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। मैं पूछता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम क्या है जब तुम्हें लगता है कि बातें सही? वो कहते हैं कि आप जितनी कठोर भाषा में बोलते हैं और सीधे जो अटैक करते हैं मल्टीनेशनल पे, हमारा तो बड़ा बजट उन्हीं के हिस्से का है। तो वो सुनिए और सोचिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी और किन लोगों ने करवाई होगी। ये एक जांच का विषय इसलिए भी है क्योंकि जब उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा था और बाहर निकाला जा रहा था, उस समय लोगों ने प्रश्न किया, लोगों ने कहा कि इनकी ऑटोप्सी क्यों नहीं हुई, इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। इतने बड़े व्यक्ति का ऐसे ही निधन हो जाना
और उसकी बॉडी का ऑटोप्सी, उसका पोस्टमार्टम नहीं होना, जब लाखों प्रश्न खड़े होते हों और हम कैसे बहुत जल्दी कुछ लोगों को भूल जाते हैं, उसका एक उदाहरण है राजीव दीक्षित। पर उनकी बातें आज भी समाज के बीच में, और समाज उसे पालन करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकता है। बाकी तो सरकारों का काम है ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करें, सम्मान दें, जिनके कारण आपकी सरकारें बनी है, जिनके कारण आपके उद्योग बने हैं, उन्हें सम्मान दें, उनका महत्व करें। वो देश के लाल हैं, देश के सपूत हैं। आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो राजीव दीक्षित पहले पन्ने की पहली स्याही की पहला अक्षर होंगे।